Assalamualaikum. In this video, we will talk about the leasing in detail, or we also compare the lease with the purchase. Let's start and discuss it in detail. So lease. In lease, basically there is two parties. एक पार्टी लेसर और दूसरी पार्टी लेसर. लेसर बेसिकली कौन होता है? लेसर इज अ पर्सन जो बेसिकली ओन करता है एक एसेट को और वो इस एसेट को किसी दूसरे पर्सन को दे देता है फॉर द पर्पज ऑफ यूज, और उससे वो मंथली या एनुअली यू कैन से बेसिकली रेंट चार्ज करता है. ठीक है, ये इनके टर्म्स के मुताबिक उनका कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट हो गया आपस में. लेसर में बेसिकली क्या है? लीज में बेसिकली इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट बिटवीन टू पर्सन. एक पर्सन को हम लेसर कहते हैं, दूसरे पर्सन को हम लेसी कहते हैं. लेसर कौन होता है? बेसिकली हु इज द ओनर ऑफ समथिंग. फॉर एग्जांपल, मैं किसी बंदे को जब कहता हूँ कि मुझे ये पार्टिकुलर घर रेंट पे दे दो, ठीक है. अब मैं एज अ लेसी बात कर रहा हूँ, पर उस बंदे को जिसको मैं कह रहा हूँ उसके पास मस्ट एक घर होना चाहिए जिसका वो ओनर होगा. तो ओनर होगा तो उस घर को मुझे किराए पे दे सकता है ना. अब किसी का घर तो हम किसी को किराए पे नहीं दे सकते. देयर इज अ लेसर एंड लेसी, बेसिकली टू पार्टीज. लेसर इज अ पर्सन हु हैज ओनरशिप ऑफ अ particular asset. ओनरशिप मीन टाइटल. एंड बेसिकली वो क्या करता है? वो बेसिकली क्या करेगा? इस बंदे को होम दे देगा, घर किराए पे दे देगा और उससे वो मंथली कुछ अमाउंट चार्ज करेगा. दैट इज द लीज. ठीक है. अब हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चन अराइजेस होते हैं कि बेसिकली हु विल हैव द टाइटल ऑफ द एसेट. लीज में टाइटल किसके पास होगा एसेट के? तो बेसिकली लीज में एसेट का टाइटल किसके पास होगा? ओनर के पास होगा. ओनर मीन द लेसर. ठीक है. हु विल चार्ज द डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन आपको पता है, जिसके पास टाइटल होता है एसेट का वही डेप्रिसिएशन चार्ज करता है. तो इस हिसाब से डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करेगा? अपनी बुक्स में लेसर चार्ज करेगा, लेसी चार्ज नहीं करेगा. Who will enjoy the benefits of the assets. अब देखें, फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर सेलिंग द एसेट, हम अगर एसेट को बेच रहे हैं तो उसकी जो अमाउंट रिसीव होगी, जो उसकी रेवेन्यू रिसीव होगी उसको सेल करने पे, वो किसको मिलेगी? ऑब्वियसली लेसर को मिलेगी, क्योंकि उसके पास टाइटल एसेट का, उसके पास ओनरशिप है. टू होम द रिस्क आर एसोसिएटेड. फॉर एग्जाम्पल, घर में यू कैन से कि घर को हम बेच रहे हैं और घर को कम कीमत पे बेच रहे हैं, उसकी जो है बुक वैल्यू, तो वो जो रिस्क होगा, वो जो लॉस होगा, वो भी किसको एसोसिएट होगा? लेसर को होगा. इन अदर वर्ड यू कैन से कि हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर एक घर में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, देखें आम रूटीन में भी अगर घर में बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान होगा ना, तो वो ओनर खुद ही ठीक करवा के देता होता है. मीन वो लेसर को रिस्क होगा. और अगर छोटी पार्टिकुलर चीजें, फॉर एग्जांपल एनर्जी सेवर वगैरह खराब हो जाता है, तो ऐसे खुद ही करवा लेता है. हम अपनी पार्टिकुलर एग्जांपल ले अपने आम घर में, तो हम ऐसे ही करते होते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं किसी के घर में अपने रेंट में घर पे रह रहा हूँ, तो अगर छोटी छोटी हो रही हैं एक्सपेंसेस मेरे से, फॉर एग्जांपल एनर्जी सेवर खराब हो गया, तो इन चीज़ों को मैं खुद ठीक करवा लूंगा, बजाय इसके कि मैं ओनर को कहूँगा ठीक करवा के दें. और अगर बड़ा नुकसान होता है तो वो उसके जिम्मेदार लेसर ही होता है यूजली. ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द परचेज. परचेज बेसिकली सिंपल, हम प्राइस पे करते हैं, हम एसेट को बाय कर लेते हैं. अब प्राइस पे करने के लिए क्या है कि हमारे पास बेसिकली क्या हो? कैश हो. हम कैश देते हैं एक बंदे को, ठीक है. कैश देके हम उससे फॉर फॉर एग्जांपल कोई भी चीज जब हम खरीदना चाहते हैं वो हम खरीद लेते हैं. दैट इज अ परचेज. अब परचेज में हमने पैसे दिए और हमने चीज खरीद ली. वो हमारे माइंड में क्वेश्चन राइजेस होते हैं कि बेसिकली हु विल हैव द टाइटल ऑफ द एसेट. ऑब्वियसली आई एम पेइंग द प्राइस, I am paying the cash, so I will have the title of the asset. The next question, who will charge the depreciation? If I have the title of the asset, so I will obviously charge the depreciation. The next is, who will enjoy the benefit of asset? If I have the title of the asset, so I will enjoy the benefits of the asset. And to whom the risk is associated? Obviously, to me, the risk is associated because I have the title of the asset. If any tears and wears are occurred in the asset, I will have to bear it. नाउ यहाँ से मेन पॉइंट्स हम निकालेंगे कुछ जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइप ऑफ लीज कितनी है, और या मेन पॉइंट्स में उसको कहूंगा जो मेरे इस चैप्टर में थ्रू ऑफ द सेशन मुझे लेकर चलने हैं. ठीक है. तो बेसिकली मेरे पास लीज की दो एग्जाम है, ऑपरेटिंग लीज एंड अदर वन इज फाइनेंशियल लीज. अब इनमें डिफरेंस देखेंगे हम. सबसे पहले डिफरेंस देख के फिर एक मेन पॉइंट पे, एक चीज पे हम जाकर रुकेंगे और जहां से हमारी ये लेक्चर खत्म हो जाएगा.
ऑपरेटिंग लीज बेसिकली क्या है? ऑपरेटिंग लीज, देखिए अब लीज की दो इकसाम है, एक ऑपरेटिंग लीज और दूसरी है फाइनेंशियल लीज। ऑपरेटिंग लीज बेसिकली क्या होती है? शॉर्टर पीरियड के लिए होती है, छोटे कम अरसे के लिए, और ऑन द अदर द फाइनेंशियल लीज बेसिकली लॉन्गर पीरियड के लिए होती है। ऑपरेटिंग लीज ऐसे है कि हमने एक दफा कर लिया, हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, बट द फाइनेंशियल लीज इज द नॉन कैंसिलेबल लीज, वी कांट कैंसिल इट इफ वी डन वन टाइम। टाइटल ऑफ द एसेट बेसिकली ट्रांसफर नहीं होता लेसी को इन द ऑपरेटिंग लीज, एंड इन द फाइनेंशियल लीज द टाइटल ऑफ द एसेट विल ट्रांसफर टू द लेसी। अगर हम आगे बात करें तो लेसी को अलाउ नहीं किया जाता कोई चार्ज करे डेप्रिसिएशन को, ऑब्वियसली क्योंकि टाइटल ही नहीं है लेसी के पास, तो लेसी डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करेगा? इधर लेसी के पास टाइटल था तो लेसी चार्ज करेगा डेप्रिसिएशन। बेनिफिट्स विल नॉट ट्रांसफर टू लेसी, जो बेनिफिट्स हैं वो हम ट्रांसफर नहीं करते लेसी को, और इधर हम बेनिफिट्स ट्रांसफर करते हैं लेसी को, क्योंकि टाइटल किसके पास है? लेसी के पास है। ठीक है। अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क बेसिकली ट्रांसफर नहीं होते लेसी को इन ऑपरेटिंग लीज, क्योंकि उसके पास टाइटल ही नहीं है। फाइनेंशियल लीज में रिस्क ट्रांसफर देते हैं लेसी को बिकॉज वी हैव द टाइटल। तो ये था ऑपरेटिंग और लीज और फाइनेंशियल लीज। अब एक दफा आप फाइनेंशियल लीज को रखें साइड पे और ऑपरेटिंग लीज की तरफ देखें। देखें वो कहता है बेसिकली क्या है कि छोटे अरसे के लिए है। अब हम घर किराए पे लेते हैं यूजुअली कम अरसे के लिए, 5 6 7 साल, क्योंकि अगर तो एक बंदा टेम्परेरी दे रहा है, परमानेंटली दे रहा है, तो अगर उसका काम है ये तो वो लॉन्गर पीरियड के लिए दे सकता है। अब ये कैंसिलेबल कैसे हो जाता है कि अगर हमने घर को छोड़ दिया तो कैंसिलेबल है? अब देखो टाइटल हमें ट्रांसफर नहीं होता लेस ऑपरेटिंग लीज में। अब सिंपल अगर मैं बात करूं, आप कहीं से जाके लीज पे घर में रहते हैं तो आपके पास ये सिचुएशंस आएंगी ऑपरेटिंग लीज वाली। अब फाइनेंशियल लीज बेसिकली क्या है? देखो अगर मैं परचेज की बात करूं तो परचेज में यही है ना कि टाइटल हमारे पास होता है, मीन लेसी के पास नहीं, हमारे पास जो पे कर रहा है परचेज प्राइस। लेसी विल अलाउ टू चार्ज डेप्रिसिएशन, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, बेनिफिट्स हमारे पास होते हैं, रिस्क हमारे पास होता है। बट अब मैं इसको परचेज से कंपेयर कर रहा हूँ, अगर मैं फाइनेंशियल लीज की जगह परचेज लिखूँ तो ये चल जाएगा, क्योंकि ये फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स तो फुलफिल हो रही है। बट क्वेश्चन ये राइज होता है वहां पे परचेज में लेसी का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसका ये सिचुएशन है कि फाइनेंशियल लीज को हम इस तरह लेंगे कि एक बंदा जाके किसी बंदे से कहता है कि मुझे पार्टिकुलर 5 लाख 10 लाख रुपया दे दे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि 50 लाख मुझे दे दे, 50 लाख रुपया मुझे दे दे। उसने उससे 50 लाख रुपया लिए। अब बैंक की एग्जाम्पल ले लो, तो बैंक लेसर बन गया, वो बंदा जितने लाख 50 लाख लिए वो लेसी बन गया। अब वो 50 लाख को लेके जाके खुद एसेट परचेज करेगा। ठीक है। खुद एसेट क्या करेगा? परचेज करेगा। और वो खुद उस एसेट को परचेज करके उस पर यूज करेगा, ट्रांसफर टाइटल भी उसके पास होगा, डेप्रिसिएशन भी वो देगा, बेनिफिट्स भी वो उसके पास होंगे, रिस्क भी उसके पास होंगे। ठीक है। अब ये सब कुछ उस बंदे के पास है, एक हिसाब से जो क्या बन जाता है? परचेज बन जाती है। लग गई समझ? क्योंकि हम खुद जाके उसको परचेज कर रहे हैं। और बस एक सिचुएशन दूसरी लीज कैसे बन गई? इसी फाइनेंशियल लीज में हम परचेज भी कर रहे हैं, और लीज इस तरह से बन जाता है कि हमने लेसर से पैसे लिए हैं 50 लाख रुपए, तो लेसर को इसके बदले में क्या मिलेगा? उसको मिलेगा 50 लाख प्लस इंटरेस्ट। ठीक हो गया। और इससे ये हमने नोटिस किया कि हम थ्रू आउट अपने चैप्टर में जब लीज की बात करेंगे, मीन वो कौन सा लीज होगा? ऑपरेटिंग लीज होगा। और अगर हम परचेज की बात करते हैं तो वो कौन सा लीज होगा? फाइनेंशियल लीज होगा। आगे फाइनेंस मैनेजर बेसिकली क्या करता है? फाइनेंस मैनेजर करता है फंड्स को जनरेट करता है और एलोकेट करता है। अब फंड्स को जनरेट वो कैसे करता है? फंड्स को जनरेट वो इस सेंस में करता है कि सबसे पहले तो बेसिकली वो एंटिसिपेशन करता है कि आई विल मतलब एक्सपेंसेस करूंगा, 50 लाख करूंगा। फिर वो करता है कि बेसिकली एलोकेशन करता है कि इतने इतने इस रिसोर्सेज पे लगाएंगे, इतने इतने इस रिसोर्सेज से आएंगे। फिर इसके बाद बेसिकली क्या वो करता है? एंटिसिपेशन, एलोकेशन और एक्विजिशन था, सॉरी। तो एक्विजिशन में बेसिकली वो क्या करता है कि एक्वायर करता है चीजों को। अब मेन चीज एक्वायरिंग पे खत्म होती है। मीन फाइनेंस मैनेजर को डिसाइड करना पड़ेगा कि वेदर ही विल लीज द एसेट, मीन वो एसेट को लीज पे लेगा। ठीक है। फाइनेंस मैनेजर को ये डिसाइड करना है कि वो एसेट लीज पे लेगा या वो इस एसेट को परचेज पे लेगा। ये एक्वाजिशन का लास्ट स्टेप है जो मैंने एलोकेशन 2 दफा लिख दिया है। ठीक हो गया। तो मेन थिंग इसको ये डिसाइड करनी पड़ेगी, लीज करेगा या वो परचेज करेगा। अब देखो मैंने आपको ये बताया कि अगर हम लीज की बात करेंगे थ्रू आउट द सेशन, तो बेसिकली वो कौन सा लीज होगा? वो हमारे पास आ जाएगा
ऑपरेटिंग लीज, और अगर परचेज की बात करते हैं तो एक तरह का कौन सा लीज होगा, फाइनेंशियल लीज। अब इसको आपने सिर्फ अपने माइंड में रखना है और आपको इसको क्लियर करना है कि ये कौन कौन सी चीजें होंगी। ठीक हो गया? तो इसी को हमने इस थ्रू ऑफ द सेशन में करना था। That's for this lecture. Thank you and thanks for watching. Never forget to like, subscribe and press the bell icon. And Hafiz.